अगर आप ये पूछेंगे कि सर माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक ऐसा चैप्टर बताओ जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, तो यहां पर मेरा जवाब होगा भाई चैप्टर नंबर 2 पढ़ लो। क्योंकि चैप्टर नंबर 2 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आने वाला चैप्टर है। इस क्वेश्चन की वेटेज जो होता है वो भी सबसे ज्यादा है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ज्यादा है। आज मैं आपको 10 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा इस चैप्टर से। चैप्टर का नाम क्या है? उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। कहीं कहीं उपभोक्ता व्यवहार और मांग के नाम से भी दे रखा है। तो इस चैप्टर में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो जेन्युइनली बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सभी टॉपिक को बताऊंगा और एग्जाम में आए हुए लैंग्वेज को बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का इस क्लास, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने रखा है वो है सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के अर्थ संबंध को उदाहरण व रेखाचित्र के द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखिए यहां पर आपको उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता के बारे में बताना है। सीमांत उपयोगिता, अब याद रखिएगा उपयोगिता को तुष्टि गुण के भी नाम से जाना जाता है। तुष्टि गुण यानी कि यूटिलिटी। तो आपको बताना है कि सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं और साथ ही साथ आपको बताना है कि कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी। ठीक है, अब इन दोनों के ही अर्थ को बताना है आपको। दो दो लाइन में दोनों को अर्थ को बता देंगे। अर्थ को बताने के साथ आपसे पूछा गया है टोटल मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी में क्या पूछा गया है? संबंध पूछा गया है। ठीक है, इन दोनों में आपको संबंध स्पष्ट करना है कि दोनों में क्या संबंध है। और संबंध आपका आएगा उदाहरण के साथ। उदाहरण का मतलब यहां पर लिखेंगे हम क्वांटिटी, जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी और यहाँ पर आ जाएगा टोटल यूटिलिटी। जैसे पहले यूनिट का यूज किया 30, दूसरे का यूज किया 35, ठीक है, फिर हुआ हमारे पास 30, फिर हो गया 20, 10, 0 माइनस 10, और उसी प्रकार से टोटल यूटिलिटी हो जाता है 30। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 65, 95, 115, 125, 125 और ये हो गया माइनस 10 यानी कि 115। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को हमें डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी और यहां हो जाएगा हमारा टोटल यूटिलिटी। अब इसके बीच में संबंध कुछ इस तरह से देंगे। जब कुल सीमांत उपयोगिता हमारा बढ़ता हुआ है, कुल उपयोगिता तेजी से बढ़ेगा। जब कुल सीमांत उपयोगिता हमारा घटता हुआ होता है लेकिन धनात्मक होता है, तो कुल उपयोगिता हमारा जो है घटती दर से वृद्धि होती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होता है, कुल उपयोगिता सबसे ज्यादा होता है। जैसे सीमांत उपयोगिता माइनस में आ जाता है, कुल उपयोगिता हमारा घटने लग जाता है। तो ये सब लिख के आपको आंसर लिखना होगा, पॉइंट टू पॉइंट डायग्राम और एग्जाम्पल को देते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, वो है सम सीमांत उपयोगिता का नियम की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। सम सीमांत उपयोगिता का सबसे पहले अर्थ लिखिए। इस नियम का, सम सीमांत नियम का अर्थात इस कथन के अनुसार उपभोक्ता अपनी आय को अलग अलग वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करता है जिससे उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता एक समान होती है, इसलिए इसको सम सीमांत उपयोगिता की। अब इस नियम की थोड़ी सी क्या कर दीजिए, व्याख्या कीजिए। व्याख्या में क्या लिखना है? इस नियम का प्रतिपादन प्रोफेसर एच गोसेन ने किया था और गोसेन ने दो नियम प्रतिपादित किए थे जिसमें दूसरा नियम था, इसलिए इसको गोसेन का दूसरा नियम कहा जाता है। गोसेन ने मानव व्यवहार के जीवन का अध्ययन करते हुए ये पता लगाया जब व्यक्ति किसी अपनी आय को अलग अलग वस्तुओं पर विभाजित कर देता है तो सबसे जो प्राप्त होती सीमांत उपयोगिता उसके लिए समान हो जाता है। और क्योंकि उपभोक्ता एक विवेकशील प्रणाली होता है तो इसलिए अपनी आय को इस प्रकार से बांटना चाहता है ताकि उसको अधिक से अधिक संतुष्टि की प्राप्ति हो। ठीक है, अब इसको क्या दो, उदाहरण दे दो। क्या दे दो आप? उदाहरण दे दो। जैसे एक अपनी आय को दो वस्तुओं पर व्यय करता है। जैसे दो वस्तु हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल उसने जो है चावल भी खरीद लिया है, ठीक है, और साथ ही दाल भी ला दे। अब दोनों का आपको क्या लिखना है यहाँ पर? सीमांत उपयोगिता इसका कितना होगा, सीमांत उपयोगिता इसका कितना होगा, और यहाँ पर लिखेंगे यूनिट 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक क्वांटिटी हो गया। तो अपनी आय को दोनों वस्तुओं पर बांटता है जिससे सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। अब उसको आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना होगा और सम सीमांत उपयोगिता को डायग्राम कुछ इस प्रकार से, दो अलग, दाल का भी है चावल का भी है, एक तरफ आप दाल का बना देंगे,
ठीक है, उपयोगिता, और एक तरफ चावल का बना देंगे। तो जिस दोनों का ही एक बिंदु जहां पर बराबर होगा, इस वाले बिंदु को हम जो है क्या करेंगे, सीमांत उपयोगिता के नाम से हम जानेंगे। दैट्स क्लियर। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा कि एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से आपका इसका आंसर देना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संतुलन से क्या आशय है, इसकी मान्यताओं को लिखिए। यहां पर भी सबसे पहले तो आप लिखिए उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं, उपभोक्ता संतुलन, इसका अर्थ लिखिए। उपभोक्ता संतुलन एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु पर किए गए व्यय की तुलना से अधिक संतुष्टि की प्राप्त होती है। मतलब एक ऐसा स्तर जहां उपभोक्ता अपना जितना मुद्रा व्यय करता है और वस्तु के उपभोग के मिलने वाली सीमांत उपयोगिता दोनों बराबर होती है, उस स्थिति को उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कहते हैं, और यहाँ पर उसका अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। अब इसकी कुछ मान्यताएं हैं। मान्यताएं, अब मान्यताएं में सबसे पहले उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वस्तु के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वस्तु का आकार एवं मात्रा कैसी होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए, यानी कि ज्यादा कम होता रहे, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से इसकी कुछ 4-5 आप मान्यताओं को लिखेंगे, ये आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको अच्छे से जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनता वक्र विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता के संतुलन की विवेचना कीजिए। और ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है। तो यहां पर पूछा गया है, उदासीनता वक्र विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता के संतुलन की विवेचना कीजिए। तो उपभोक्ता के संतुलन की सबसे पहले तो यहां पर आप उदासीनता वक्र क्या होता है उसका अर्थ लिखेंगे। उदासीनता वक्र क्या होता है उसका अर्थ लिखेंगे। उसके बाद यहां पर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, उपभोक्ता संतुलन क्या होता है इसका अर्थ लिखेंगे 2 लाइन में। उसके बाद लिखेंगे उदासीनता वक्र से उपभोक्ता का संतुलन कैसे होता है वो लिखेंगे। उदासीनता वक्र विश्लेषण के आधार उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां पर उदासीनता वक्र और कौन सा बजट रेखा आपस में क्या हो, आपस में बराबर हो जाए। इस प्रकार से इसके द्वारा उपभोक्ता संतुलन की कितनी शर्तें होती हैं, 2 प्रमुख शर्तें होती हैं। शर्त 1, पहला शर्त यह है कि उदासीनता वक्र बजट रेखा को क्या करें, स्पर्श करें। डायग्राम बनाना है आपको, यहाँ पर ये है बजट रेखा और ये है आपका उदासीनता वक्र। ऐसे जिस बिंदु पर ये स्पर्श करता है उसी बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन होता है। दूसरा है कि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होता है, ठीक है, MRS क्या होता है, कर्व पर MRS क्या होना चाहिए, घटता हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, घटता हुआ होना चाहिए। ये 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो आपको उदासीनता वक्र और संतुलन और इस शर्तों को लिखते हुए काफी हो जाएगा और इससे आपका आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं। उत्पादन संभावना वक्र से आप, ये आपका पहले चैप्टर का क्वेश्चन नहीं, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, PPC, हालांकि ये तो इसमें आ गया है, ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की परिभाषा दीजिए, मांग तालिका में मांग वक्र को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर सबसे पहले आपको लिखना है मांग का अर्थ। मांग किसे कहते हैं, मांग का मतलब मांग किसी वस्तु की वह मात्रा से किसी उपभोक्ता उसकी दिए गए कीमत पर एक निश्चित बिंदु पर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, उसे वस्तु की मांग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वस्तु की मांग कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा पूछा गया मांग तालिका। मांग तालिका से कहते हैं, अब उसके बाद हेडिंग डालेंगे हम मांग तालिका। मांग तालिका वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी मांगी जाने वाली मात्रा को जिस तालिका के माध्यम से दर्शाया जाता है उसे मांग तालिका कहते हैं। मांग तालिका 2 प्रकार का होता है, एक व्यक्तिगत मांग तालिका और एक बाजार मांग तालिका। अब इन दोनों के क्या देना है, उदाहरण देना है। जैसे ही हो जाएगा उसके बाद हम लिखेंगे मांग वक्र। क्या लिखेंगे,
मांग वक्र। मांग वक्र वह वक्र जहां पर मांग तालिका को चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाने जाता है। और यहाँ पर भी मांग वक्र दो होता है, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग तालिका को चित्र के रूप में दर्शाएंगे तो व्यक्तिगत मांग वक्र बनेगा, और जब बाजार मांग तालिका को चित्र के रूप में दर्शाएंगे तो बाजार मांग वक्र बनके तैयार हो जाएगा। और मांग वक्र हमेशा ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर तालिका बनाना है, और तालिका कुछ इस तरह से प्राइस और दूसरे तक मांग की मात्रा। प्राइस हमारा अगर बढ़ता हुआ हो तो मांग की मात्रा हमेशा घटता हुआ होता है, इस तरह से। ठीक है, ध्यान में ये रखना। इस टॉपिक को पढ़ना जरूर अच्छे से। कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में कि सर बताइए टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट, मांग के नियम का वर्णन करते हुए उसकी व्याख्या कीजिए, इसके अपवाद क्या क्या है। मांग का नियम तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी आता है ये क्वेश्चन। मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम प्रोफेसर मार्शल के अनुसार वस्तु की मांग और वस्तु की कीमत के बीच में विपरीत संबंध होता है। अर्थात मांग का नियम यह स्पष्ट करता है कि अन्य बातें स्थिर रहे तो वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग घट जाती है, और वस्तु की कीमत के घटने से वस्तु की मांग बढ़ जाती है। और इसको आप क्या व्याख्या करने के लिए क्या उदाहरण दीजिए। यहाँ पर वस्तु की कीमत और यहाँ लिखेंगे वस्तु की मांग। वस्तु की कीमत जैसे जैसे घटती चली जाती है, वस्तु की मांग हमारी बढ़ती हुई चली जाती है। और इसी पर बेस्ड आपको इसका डायग्राम भी बनाना होगा कुछ इस तरह से। कीमत यहाँ पर तो मांग यहाँ पर, कीमत में कमी आ गई तो मांग में वृद्धि होगी, इसी को मांग का नियम कहते हैं। अब पूछा गया है इसके अपवाद। मांग के नियम का अपवाद का मतलब होता है ये नियम कहां लागू नहीं होता है। मांग का नियम, ठीक है, सबसे पहले गिवन वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। मांग का नियम लग्जरी वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। मांग का नियम भविष्य की अपेक्षाओं पर भी लागू नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। मांग का नियम घूस एवं भ्रष्टाचार भी लागू नहीं होता, क्योंकि वहां पर कीमत वगैरह का कोई मायने नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट है बाजार मांग की परिभाषा दीजिए। बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले तो लिखिए बाजार मांग क्या है। बाजार मांग, मार्केट डिमांड। अर्थ लिखेंगे एक निश्चित समय बिंदु पर एक बाजार में उपलब्ध सभी उपभोक्ता वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जितने भी मात्रा का क्रय करेंगे उसका योग बाजार मांग होता है। क्या होता है? बाजार मांग होता है। उदाहरण यहां पर वस्तु की कीमत और यहां पर लिखेंगे उपभोक्ता, और उपभोक्ता हमारे पास x है, उपभोक्ता y है, और इन दोनों का टोटल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या चीज, बाजार मांग। जैसे कीमत है 10, 8, 6, 4, ये मांग रहा है 10, 20, 30, 40, ये मांग रहा है 5, 10, 15, 20, और इन दोनों का टोटल बाजार मांग होता है 10 + 5 15, 20 + 10 30, और 30 + 15 45, और 40 + 20 कितना हो गया, 60। तो ये बाजार मांग हो गया। अब बात कहा गया बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक भी लिखने हैं। तो बाजार मांग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं, हेडिंग डाल के लिखना है। जैसे सबसे पहले है वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत। नंबर 2 वस्तु की उपयोगिता। नंबर 3 वस्तु से संबंधित वस्तुएं, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। नंबर 4 उपभोक्ता की आय। नंबर 5 जनसंख्या का स्तर, जनसंख्या जहां ज्यादा है। नंबर 6 नंबर 6 हो गया भविष्य में वस्तु की कीमतें। ये सब
बाजार मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की मांग पर निम्नलिखित परिवर्तनों के प्रभाव को रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है कि वस्तु की मांग पर कैसा प्रभाव होता है। सबसे पहला प्रतिस्थापन। अगर हम प्रतिस्थापन की बात करते हैं, प्रतिस्थापन वस्तु किसे बोलते, पहले बोल दी। प्रतिस्थापन वस्तु वह वस्तु होती है जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, जैसे चाय तथा कॉफी। ठीक है, चाय तथा कॉफी। तो ऐसे में प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में अगर कमी होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पर हम रखते हैं चाय की कीमत और यहां पर रखते हैं हम कॉफी की मांग। चाय की कीमत और कॉफी की मांग। एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग में हमेशा कैसा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। इसका मतलब होता है, मान लीजिए पहले चाय की कीमत यहां थी, ठीक है, प्राइस ऑफ टी, और यहां पर हो गया डिमांड ऑफ कॉफी। जैसी चाय की कीमत में कमी हो जाएगी, ठीक है, चाय की कीमत यहां आ जाएगी, वैसे ही कॉफी की मांग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये वाला क्यों, क्योंकि चाय पीने, आप कॉफी पीने वाले भी चाय, क्योंकि चाय सस्ता हो गया है। ठीक है, मतलब प्रतिस्थापन वस्तु में वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग में कैसा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। ठीक है, दूसरा है, पूछा गया क्रेता की आय। क्रेता की आय, तो यहां पर इसके अनुसार क्रेता की आय और वस्तु की मांग में धनात्मक संबंध होता है। यहां पर भी मतलब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तो मांग में भी वृद्धि होगी, और आय में यदि कमी हो जाए तो मांग में भी कमी होगी। और यहां पर उपभोक्ता की आय में कमी हो रही है, इस आधार पर यहां पर लिखते हैं हम आय और यहां पर लिखते हैं मांग की मात्रा। ठीक है, उपभोक्ता की आय पहले ज्यादा थी यहां पर, तो मांगी जा रही इतनी मात्रा, और उपभोक्ता की आय जो है कम हो गई यहां पर, और तो मांगी जा रही है कम मात्रा। ठीक है, यहां पर ध्यान में रखिएगा। तो डायग्राम बहुत जरूरी है, डायग्राम के साथ आपको एग्जाम सॉल्व भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की मूल्य सापेक्षता। यहां पर जब मूल्य सापेक्षता की बात करते हैं तो यहां पर हो गया मांग की कीमत लोच के बारे में कहा जा रहा है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, यह कितने प्रकार की होती है, चित्रों द्वारा समझाइए। तो सबसे पहले तो है इसका क्या लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे। मांग की कीमत लोच, वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और उससे वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के बीच के संबंध को मांग की कीमत लोच कहते हैं। क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच कहते हैं। और यहाँ पर मांग की कीमत लोच को इस प्रकार दर्शाता है, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, दोनों बीच के संबंध। उसके बाद पूछा गया है मांग के लोच के प्रकार। मांग के लोच के 5 प्रकार होता है। ठीक है, कैसा होता है 4 प्रकार, सापेक्षता लोचदार, सापेक्षता लोचदार मांग, मतलब जहां पर लोच हमारा 1 से ज्यादा होता है। दूसरा होता है सापेक्षता बेलोचदार, जहां पर लोच जो है 1 से कम होता है। तीसरा है इकाई लोचदार मांग, लोच हमारा 1 के बराबर होता है। फिर है पूर्णतः लोचदार, जहां पर लोच जो है इन्फिनिटिव होता है। और नेक्स्ट है पूर्णतः बेलोचदार, जहां लोच जो है 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस हर एक पॉइंट को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना है और साथ ही साथ उसका चित्र भी बनाना है। और चित्र कैसे बनाना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, ये ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं। अगर आपको इसका जवाब नहीं पता है तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं इसको पूरे इस टॉपिक का वीडियो आपको सेंड करूंगा। आप अच्छे से वहां से देख के लिख भी सकते हैं, चित्र भी बना सकते हैं। सॉरी। तो ये टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन है इस चैप्टर के, जिसको आपको हर हालत में पढ़ना चाहिए।
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपको इन क्वेश्चन को बहुत ज्यादा तैयार भी करना है। कहीं डाउट है तो मैं हूं उस डाउट को पूरा करने के लिए, उस डाउट को क्लियर करने के लिए। बस पूछने की जिम्मेदारी आपकी है और आपकी एक और जिम्मेदारी बनती है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू एंड बाय।